कि एसडीपीआई का कोई भी एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसको ये वो बता पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है। और अभी तक किसी भी कोर्ट ने एसडीपीआई को या पीएफआई को किसी को भी इस दायरे में नहीं लाया है कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही है। कहीं पर भी अभी तक कोई फाइंडिंग पूरे मुल्क में एनआईए के तमाम केसेस के बावजूद एक भी फाइंडिंग नहीं है। इसलिए उनके जो हथियार हैं वो जो भी दिखा रहे हैं वो ईडी और एनआईए का इस्तेमाल करके वो अपनी गवर्नमेंट को चलता हुआ दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल लीडर को वो गिरफ्तार कर रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एनआईए के पास 3 महीने से एक हलफनामा पड़ा हुआ है। यशवंत शिंदे का नाम आपने सुना होगा। यशवंत शिंदे ने अपनी 20 साल की जो आरएसएस के साथ प्रचारक के तौर पे काम कर चुके हैं, उसका 3 महीने पहले एक हलफनामा एनआईए के पास जमा किया है। अगर एनआईए के पास थोड़ी भी ताकत होती तो वो उस पर केस रजिस्टर करती और कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करती, उस पर इंक्वायरी शुरू करती, जो कि महाराष्ट्र के दूसरे कोर्ट ने किया है। आज सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया का माध्यम से ये प्रेस मीट जारी है। मैं इलियास मोहम्मद तुम्बे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया, और हमारे साथ में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट शरफुद्दीन साहब भी मौजूद हैं और नेशनल सेक्रेटरी फैजल इजुद्दीन साहब भी हमारे साथ में हैं। आज के प्रेस मीट का उद्देश्य ये है, बिहार में और कर्नाटक में, बिहार में हमारा एसडीपी का लीडरों का कैडरों का घर में एनआईए रेड मारा है, और इसी तरह मैंगलोर में रहने वाले हमारे नेशनल सेक्रेटरी रियाज फरंगीपेटे के उनके घर में भी आज सुबह में एनआईए वाले रेड मारा। हम लोग ये रेड को कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि ये जो रेड है ये एक कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ गवर्नमेंट के विरोध में जो बोलने वाला गवर्नमेंट का जन विरोधी नीति, गवर्नमेंट का तानाशाही नीतियों को विरोध करने वाले जितने लोग हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी है, इसको खत्म करने का साजिश यहाँ के बीजेपी हुकूमत कर रहा है। उसका एक पार्ट है सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ इंडिया को खत्म करने की साजिश है। ये है आज का रेड। ये आज जो रेड किया है ये कारण लेकर रेड किया। बिहार में जो पटना में फुलवारी शरीफ है, वहां एसडीपी वहां एक मिस्टीरियस डीड कर रहा है और आर्म्स ट्रेनिंग कर रहा है। ये कारण लेकर एक केस बनाकर, फिक्टिशियस केस है, फैब्रिकेटेड केस है, कॉन्कॉक्टेड है, ये केस बनाकर ये हमारे लीडरों का, हमारे कैडरों का घर में रेड कर रहे हैं। बात ये है, वहां ये फिक्टिशियस केस कैसा हम बोल सकते हैं बोल के बोला, तो वहां जो सीपीआईएमएल का जो फैक्ट फाइंडिंग एक टीम है और उसके अलावा इंसाफ मंच, ये भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम है। ये 2 लोग कंबाइन करके वहां फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद वो रिलीज भी किया है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। उसके अलावा पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां सर्वे करके पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एक पब्लिश किया है कि ये कंप्लीट झूठ है, फैब्रिकेटेड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बेसलेस है, ये फैब्रिकेटेड है बोलकर वो क्लियर कट बताया भी। इसके अलावा वो फुलवारी शरीफ का जो एसएसपी है, जो दिलोन साहब है, उन्होंने भी बताया, और उसके बाद आरजेडी का स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने भी बताया इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एक झूठ है। एक बीजेपी हुकूमत का जो एक मनसूबाबंदी, ये प्लान्ड सिस्टमैटिक जो षड्यंत्र है, उसका एक पार्ट है ये एसडीपी को टारगेट करने का बिहार में। वेरी साफ साफ बताया। इसके बावजूद भी क्यों हमारा यूनियन गवर्नमेंट इसको एनआईए को दिया है, इसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा, इतना सारे झूठ बोलकर, ये बड़े बड़े लोग बोलने के बावजूद भी क्यों बीजेपी का हुकूमत इस तरह का एसडीपी को टारगेट करने के लिए ही बनाया है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा चार्जशीट बनाया, एफआईआर बनाया, एफआईआर बनाने के बाद एनआईए के जरिए से हर एक कैडर और लीडरों के ऊपर, घरों के ऊपर रेड मारने का काम कर। ये तो बीजेपी का नया चीज नहीं है। बीजेपी हमारे देश का जमहूरियत के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यहां बीजेपी के विरोध करने वाले, बीजेपी का नफरतबंद ये जो उनका नीति है, उनका तानाशाही है, उनका डेमोक्रेसी, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का जो नीति है,
इसको जो विरोध करने वाले जितने लोग हैं, सारे लोगों को जेल में भेजने के लिए, उनको घर में छापा मारने के लिए, राइड मारने के लिए जो बीजेपी का जो षड्यंत्र है, ये हमारे ऊपर भी कर रहे हैं। आप देखिए कितने लोग जेल के अंदर है, कितने कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट को ये लोग गिराया है। कर्नाटक गवर्नमेंट को, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, वो सारे एमएलए को खरीद करके उधर बीजेपी गवर्नमेंट बनाया। वो इलेक्टेड जो जनादेश जो है लोग, वो जो दिया है इसके खिलाफ, मतलब डेमोक्रेट को टोटल खत्म। महाराष्ट्र में जो 40 से भी ज्यादा एमएलए को खरीद करके वहां बीजेपी का गवर्नमेंट बनाया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अरुणाचल प्रदेश में भी है, गोवा में भी है, मणिपुर में भी है। तो डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, तो इसीलिए एसडीपी तो हरगिज डरने वाला नहीं है। क्यों एसडीपी को इतना ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, ये भी एक सोचने का बात है। क्यों एसडीपी, हमेशा एसडीपी के बारे में ये लोग एनआईए, सीबीआई, आईडी, ईटी, सारे जितने गवर्नमेंट एजेंसीज है, सारे गवर्नमेंट एजेंसीज एक खिलौना जैसा हो गया। आज केंद्र सरकार का खिलौना बन गया। इनको इस्तेमाल करके हमारा जितना सियासती दलों के लीडर है, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, रेड मारने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए। तो एसडीपी के बारे में इतना डर क्यों? एक एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट एसडीपी के बारे में बहुत डरे हुए। क्यों डरे हुए? नंबर 1 रीजन, हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरा भारत देश के अंदर लोगों के बीच में जाकर, लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, हमारा सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज क्या है, हम कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो वॉइसलेस जो समुदाय है, ये वॉइसलेस समुदाय कैसे इतने जन विरोधी नीति को कैसे हम लोग सामना करेंगे, कैसा एहतिजाज करेंगे, ये लोगों के बीच में हम लोग बेदारी कर रहे हैं और उन लोगों को सिखाते भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, हमारा डेमोक्रेसी के दायरे में, कानून के दायरे में कैसे हम लोग विरोध करेंगे, कैसा एहतिजाज करेंगे। तो ये यहाँ के गवर्नमेंट ने सह नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक लोगों के बीच में एक बेदारी लाकर एक बहुत बड़ा एक तबका यानी अवेयर्ड जो जन समुदाय बनाने का जो ये काम है, इसको बीजेपी हुकूमतें बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसीलिए हमारे वॉइस को दबाने के लिए, हमारे अंदर जो डर बिठाने के लिए ये सारे हरकत कर रहा है। लेकिन एक बात हम लोग साफ साफ कहते हैं, कोई रेड, कोई हमारे ऊपर एनएसए कानून, कोई वीएपी कानून, कोई कानून, कोई रेड, कोई जेल, कोई हमारे ऊपर चार्जशीट हमारे को कभी भी डरा नहीं सकता है, हमारे रास्ते में पीछे हटा नहीं सकते। तो हम लोग इस तरह का एक नाइंसाफी, जुल्म और इस तरह का एक तानाशाही को डेफिनेटली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ के कानून के दायरे में डेफिनेटली ये चैलेंज को हम लेंगे और इसको हम लोग कंटेस्ट भी करेंगे और इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर काम करेंगे, हम लोग लड़े भी। तो आगे हमारा एडवोकेट शफीर साहब ने इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि जुलाई 7 में फुलबारी शरीफ में एक रेड हुई और वहाँ पर ये कहा गया कि कुछ लिटरेचर बरामद हुआ। तो जो एविडेंस बरामद हुई है उसमें कुछ झंडे, फ्लैग्स, एक हैंडबिल है और एक ये कहा गया कि हिंदुस्तान यानी भारत का 20,047 कैसा हो, यानी 100 साल का कैसा हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है पावर इंडिया फाउंडेशन, उसका एक प्लान है कि हम 2047 के भारत को कैसा देखना चाहते हैं और उसका एक बाकायदा एक विजन पेपर है जो 2015-16 में यहाँ दिल्ली में शाया हुआ था। उसका बहुत बड़ा सा जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में उसकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद अभी 2021 में बेंगलोर में मिस्टर के रहमान और प्रोफेसर अमिताभ कुंडू के साथ में उसका एक सप्लीमेंट्री भी आया। उसका सार है, कुछ बातें हैं। जहां तक एसडीपीआई या पीएफआई की बात है तो एसडीपीआई को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एसडीपीआई का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसको ये वो बता पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है। और अभी तक किसी भी कोर्ट ने एसडीपीआई को या पीएफआई को किसी को भी इस दायरे में नहीं लाया है कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही है। कहीं पर भी अभी तक कोई फाइंडिंग पूरे मुल्क में एनआईए के तमाम केसेस के बावजूद एक भी फाइंडिंग नहीं है। तो जो 7 जुलाई को रेड किया उसमें कुछ भी इनके पास शहादत नहीं है और उसमें आप लोगों को सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में है, जो एसएसपी का बयान आया, पटना एसएसपी का, उन्होंने बहुत उसे
इसी तरह से कहा कि इसमें अभी तक नंबर 1 कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन नहीं पाया गया, फंडिंग से कोई इलीगलिटी नहीं पाई, इनका कोई ऐसा साजिश नहीं पाई, जिससे इतना घबरा गई है बीजेपी गवर्नमेंट। क्योंकि बीजेपी उस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा थी बिहार में, और वहां पर जेडीयू के जो प्रेसिडेंट थे उनका भी बयान आ गया कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो इलीगल है पीएफआई वाले। तो इससे ही घबरा गए और इन्होंने एनआईए को इस्तेमाल करना शुरू किया। सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और बीजेपी की कोई भी परफॉर्मेंस मुल्क में नहीं है, इसलिए उनके जो हथियार हैं वो जो भी दिखा रहे हैं वो ईडी और एनआईए का इस्तेमाल करके वो अपनी गवर्नमेंट को चलता हुआ दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम पॉलिटिकल लीडर को वो गिरफ्तार कर रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एनआईए के पास 3 महीने से एक हलफनामा पड़ा हुआ है। यशवंत शिंदे का नाम आपने सुना होगा। यशवंत शिंदे ने अपनी 20 साल की जो आरएसएस के साथ प्रचारक के तौर पे काम कर चुके हैं, उसका 3 महीने पहले एक हलफनामा एनआईए के पास जमा किया है। अगर एनआईए के पास थोड़ी भी ताकत होती तो वो उस पर केस रजिस्टर करती और कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करती, उस पर इंक्वायरी शुरू करती, जो कि महाराष्ट्र के दूसरे कोर्ट ने किया है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चूंकि डाइवर्ट करना चाहती है, आज आपको 2021 में जो एनसीबीआर आरबी का रिपोर्ट है उसके हिसाब से 42,000 मजदूरों ने जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने खुदकुशी की है। उसमें 4246 सिर्फ औरतें हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। तो इसका जवाब मुल्क को कैसे देंगे? इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए झूठे केसेस लगा के रोज का रोज एक शगुफा बनाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को और पॉलिटिकल लीडर्स को, जो है भी दरगे से बेईमान और बेईमानी करके बहुत कुछ उन्होंने अपने को जाल में फंसाया हुआ है। तो वो उसी लाइन में वो एसडीपीआई को भी रखना चाहते हैं, क्योंकि एसडीपीआई अब एक मेन पॉलिटिकल फोर्स की तौर पे इस तरह से उभर रही है कि जो एहतजाजी पॉलिटिक्स है, जो विरोध की पॉलिटिक्स है, उसमें एसडीपीआई नंबर 1 पे है। जो पब्लिक मूवमेंट्स है उसमें एसडीपीआई का काम हर इश्यू पर कोई ना कोई एहतजाज करना, अपनी राय देना है। इससे बीजेपी घबरा गई है, क्योंकि पूरा का पूरा खला पैदा हो गया बीजेपी के जमाने में, जब से बीजेपी की फासिस्ट गवर्नमेंट आई है। जब से आप देखते हैं कि दिन पे दिन जो अदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, जो जिस तरह से भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का है हर तरह से नुकसान कर रहे हैं। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले कैसे आए, आप देखते हैं कि किस तरह से एजेंसीज को वो डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और करप्ट भी कर रहे हैं, कि वो एसपी वो जो भी ला रहे हैं, अभी वीर ला रहे हैं, तो उस तरह से कर रहे हैं। वो आईएएस जैसी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल तबाह कर दिया, तो ज्वाइंट सेक्रेटरीज के तौर पे सीधा अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इसका कहीं पर भी कोई अपोजिशन नहीं है, क्योंकि अब एसडीपीआई जो है वो इश्यूज को उठाती है, तो इसलिए इनके इसकी जद में आ रहे हैं। आज बीजेपी की फासिस्ट हुकूमत की जद में एसडीपीआई इसलिए आ रही है कि एसडीपीआई जो ये कह रही है कि पावर टू पीपल, आम आदमी के हाथ में राजनीति की कमान होना चाहिए, और उसके लिए कैडर बेस्ड पार्टी बना के काम शुरू कर रही है। तो अभी इनको खतरा जो पैदा हुआ है वो इसलिए पैदा हुआ है कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स कर रही है। वो एसडीपीआई के लिए कह रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को रोकेंगे, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम को पूरी तौर से खराब कर रहे हैं। एनआईए भी उसका एक औजार है जिसके जरिए पूरा का पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के पास है, लेकिन एनआईए के जरिए या जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके जरिए फेडरल सिस्टम को ये खराब करना चाहते हैं। तभी तो जब बिहार की तरफ से ये बात आने लगी कि वहां पर इस केस को मजबूती से चलाने के लिए कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो एनआईए को दे दिया। अब एनआईए जो है क्या कर रही है, एक दहशत का माहौल कर रही है। अभी सिर्फ 6-7 लोगों को गिरफ्तार करके और पूरे जमाने में रेड करती है, पूरे जमाने में रेड करके दहशत फैला रही है। तो दहशत फैलाने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक फीलिंग्स को कमजोर करना है, आम आदमी में ऐसी एक डर पैदा करना है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट्स हैं उनको असर्ट न कर पाए। सिर्फ इनकी कोशिश ये है, और बहुत हद तक ही कामयाबी हो गए, क्योंकि जो लोग अभी सरकारों में थे या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, उनके खिलाफ जो ईडी का इस्तेमाल किया है उससे और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बहुत घबराए हुए हैं और उन्होंने बोलना बंद कर दिया, किसी भी इश्यू पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अब एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो खतरा है, एक तो ये कि फेडरल सिस्टम को पूरी तौर से खतरे में डाल दिया है। अब उस खतरे में डालने के लिए सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो ईडी और एनआईए का ही है। एनआईए कोर्ट में इस तरह का कानून बना दिया है जो मुल्क का कानून है उसके बिल्कुल बरक्स है। अब आप बताइए, सारे कानून में लिखा हुआ है
कि आपको एक जवाबदेही है कानून के लिए कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और उसमें कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जरूरत नहीं, पता ही नहीं लगता है कब तक होगी। और उन कोर्ट्स में हर जगह तो यह है कि आप चार्जशीट जमा कर देंगे 60 से 90 दिन के अंदर, लेकिन एनआईए के कानून में कोई चार्जशीट जमा करने का नहीं। जनरल चार्जेस एक्ट में लिखा है कि 180 दिन के अंदर जमा होना चाहिए, लेकिन कानून में, एनआईए के कानून में, यूपीए के कानून में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि चार्जशीट कितने दिन में, तो लोगों को बरसों बरस जेल में रखते हैं। अब आप जानते हैं कि एनआईए के कोर्ट में इस वक्त 6000 केसेस चल रहे हैं, उसमें 6% में सिर्फ एफआईआर दाखिल, वो चार्जशीट दाखिल कर पाई है। तो आपका स्लो काम देखिए कि ये एक तरह से पूरे मुल्क को गुलाम बनाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए और मुल्क में डेमोक्रेटिक फीलिंग्स का सत्यानाश करने के लिए इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक दिन में इतने बड़े पैमाने पे इतनी जगहों पर रेड करते हैं जिससे दहशत में लोग आ जाए, क्योंकि इंसान को, आम आदमी को कानून की जानकारी नहीं होती और वो खौफजदा होते हैं, पुलिस से बहुत खौफजदा होते हैं, और उस पर भी डर बैठा दिया एनआईए है, ईडी है। क्योंकि अब जो लोग हैं, आप देखते हैं कि बुनियादी तौर पे हमारी पॉलिटिक्स का दारोमदार बहुत बेईमानी पे, जो हशश मनी है उस पर है, उसका फायदा उठा के, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि इस तरह की कमजोरियां उनकी अपने अंदर हैं, असल में उनकी तरबियत ही नहीं है मुल्क में गवर्न करने की। उनकी तरबियत तो मुल्क में गड़बड़ फैलाने की है, नफरत फैलाने की है, इसलिए उन्हें ये हरबे इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। और ऐसा चाहते हैं कि जो एक कला बचा है एसडीपीआई का, क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ पर हर चीज जो है वो इंटरनेट डेमोक्रेसी पे है, लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कसम खा के शुरू करते हैं काम, कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता है। अभी ईडी कितने साल, कितने दिनों से कोशिश कर रही है, अगर उन्हें कुछ मिलता पीएफआई के खिलाफ तो तक वो मंजिल आम पे लाए होते और उन्होंने केस किया होता। एनआईए ने कितने केसेस कितनी जगह पे किए हैं, उनको कहीं पर भी नहीं मिला। किसी कोर्ट ने ये बात समझने की है कि किसी भी कोर्ट ने आज तक मुल्क में पीएफआई के खिलाफ कोई भी फाइंडिंग नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। पीएफआई के लिए जो डर पैदा कर रहे हैं, हर जगह ये दिखा, कानपुर में फसाद हो जाए तो कहते हैं पीएफआई है, जो झगड़ा करवाते हैं खुद रांची में हो जाए तो कहते हैं पीएफआई है। जहां पीएफआई की यूनिट्स भी नहीं है, पीएफआई की मेंबरशिप भी नहीं है, वहां पे इन्हें एक खड़ा करना है, बोगी खड़ा करना है, एक हवा खड़ा करना है, तो इस तरह से पीएफआई का नाम लेते हैं। अब चूंकि एसडीपीआई का कनेक्शन जोड़ के बताते हैं, इसलिए कि एसडीपीआई अब अकेली एक पॉलिटिकल फोर्स बची है जो अभी भी एहतजाज की पॉलिटिक्स कर रही है, और उसको इनको पसंद नहीं है, इन्हें विरोध की पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। ये वॉक ओवर चाहते हैं, और वॉक ओवर बहुत हद तक पैदा भी कर लिया है, स्पेस ऐसा बना लिया है जहां पर लोगों को अपने लिए डिफेंड करना मुश्किल हो गया। आप देख रहे हैं राहुल गांधी भी जाते हैं बेचारे, वो जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो पहले उन्हें मंदिर में जाना पड़ता है, पूजा करके फोटोग्राफ छपाना पड़ते, क्योंकि वरना उनकी इमेज खराब हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं दबाव कितना है इंडियन पॉलिटिक्स पे। जो आरएसएस की थ्योरी है वो उसको सबको मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वो लोग अब मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर पॉलिटिक्स करने की पोजीशन में ही नहीं रह गए हैं। अकेली एसडीपीआई ऐसी है जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर बात करती है और लड़ाई लड़ने की बात करती है। वो कहती है हमारे राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव होते हैं, हम क्यों डरे। आप थोड़े दिन के लिए जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, झूठे मुकदमे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क की अदलिया है, जुडिशरी है, उसको हमें पूरा एतबार है कि जब वहाँ आएगा और एग्जामिनेशन होगा तो फिर, हालांकि एक अदलिया में भी ये हो गया कि जब इनक्रेडिबल एविडेंस नहीं मिलती तो कहते हैं टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कंशाइंस ऑफ द नेशन। कलेक्टिव कंशाइंस वो पता नहीं कहाँ से आ गई है, क्योंकि आम आदमी की जो कंशाइंस है वो कलेक्टिव कंशाइंस नहीं है, कुछ खास लोगों ने जो कंशाइंस बनाई है वो कलेक्टिव कंशाइंस है। फिर भी एक लड़ाई है, और वो हमें पूरी उम्मीद है कि जो मुल्क के हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो जुडिशल सिस्टम है, उसमें हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहाली के लिए आखिर तक लड़ते रहेंगे, और इस मुल्क का जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब ये नए मुकदमे करना और नए मुकदमे के जरिए रेट्स करना, ये हमारे ऊपर अकेला हमला नहीं है, इस मुल्क का जो वफाकी निजाम है, जो फेडरल सिस्टम है, उस पर हमला है। और वो दिन पे दिन फेडरल सिस्टम चकनाचूर हो रहा है और उसका दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। ये इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए मुश्किल है, ये इस मुल्क का जो निजाम है और जो जिसका कोई बदल नहीं है उसके लिए मुश्किल है, अकेली एसडीपीआई के लिए मुश्किल नहीं है। एसडीपीआई जो लड़ रही है उसे बचाने की कोशिश कर रही है, और लोग जो सरेंडर करते चले जा रहे हैं उनको समझने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि जो पब्लिक डोमेन है
उसमें सबसे पहले करप्शन का राज खत्म होना चाहिए। जो दूसरी पार्टियां भी हैं बीजेपी के अलावा, वो भी जो करप्ट पॉलिटिक्स कर रही हैं और जो सरमायादारी निजाम को सपोर्ट कर रही हैं और नेक्सस भी बना लिया मेजोरिटेरियनिज्म का और कैपिटलिज्म का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए एसडीपीआई उनको जब एहतजाज करती तो खतरे के तौर पर होती है। कोई आपके सवाल जो होंगे हम लोग इंटर अलग से करेंगे। एसडीपीआई के खिलाफ भी कोई चार्जशीट दायर की गई है? उन्होंने तो चार्जशीट किसी भी दाखिल नहीं कर पाई। 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। पहली मरतबा तो अभी अगस्त में